हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के हमारे पार्ट 5 हो चुके हैं और आज है पार्ट नंबर 6, जिसमें आज होगा प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रकृति भाव स्वर संधि को आज हम करेंगे। आज हमारी जो स्वर संधि है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराने को थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि क्लास जो है वो आपकी लंबी हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम आज कर लेते हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम व्यंजन संधि को करेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास की टाइमिंग जो है शाम को 3 बजे होती है, तो जुड़ना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर शाम को 3 बजे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो देखते हैं। आज हम देखेंगे प्रकृति भाव स्वर संधि। क्या देखेंगे? प्रकृति भाव स्वर संधि, जिसका सूत्र होता है पिलुत प्रगह अचि नित्यम। क्या है? इसका सूत्र होता है पिलुत प्रगह अचि नित्यम। ठीक है, तो इसका हम बड़े विच्छेद करेंगे। इसके अर्थ को हम अच्छे से समझेंगे कि पिलुत, इसका सूत्र क्या है? पिलुत, इसका सूत्र है प्रकृति भाव स्वर संधि का सूत्र है पिलुत प्रगह अचि नित्यम। क्या है? पिलुत प्रगह अचि नित्यम। ठीक है, तो इसका मतलब समझेंगे कि पिलुत प्रगह अचि नित्यम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो ये है पिलुत। ठीक है, पिलुत प्रगहम, प्रगह्यम। क्या है? प्रगह्यम अचि नित्यम। क्या है? अचि नित्यम। ठीक है, अचि नित्यम। तो जो पिलुत है, पिलुत का मतलब क्या होगा? तो पिलुत का, ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? पिलुत का अर्थ होता है पिलुत स्वर। क्या होता है? पिलुत का अर्थ क्या होगा? पिलुत स्वर। जैसे कि ओम, जब क्या हो, जब किसी स्वर को पढ़ने में, उसमें किसी वर्ण को पढ़ने में अत्यधिक समय लगे, तो उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को तो पिलुत कहते हैं। तो पिलुत क्या होते हैं? ठीक है, पिलुत। और प्रगहम, तो इसका मतलब हम बाद में समझेंगे। उसके बाद अची का मतलब क्या होता है? तो अची का मतलब होता है अच स्वर। क्या होता है? अची का मतलब होता है स्वर। अची का मतलब क्या होता है? अची का मतलब होता है स्वर। ठीक है, क्या होता है? स्वर। और नित्यम का मतलब हो जाएगा निश्चित। नित्यम का मतलब क्या होगा? तो नित्यम का मतलब हो जाएगा निश्चित। ठीक है, तो जब पिलुत स्वर या अच आए तो निश्चित ही कौन सी संधि होती है? तो निश्चित ही प्रकृति भाव संधि उसमें होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे, ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। तो जैसे भो कृष्ण, भो कृष्ण अत्र, भो कृष्ण अत्र आगच्छतु। क्या है? आगच्छतु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति भाव स्वर संधि होती है, उसमें जो पिलुत स्वर होता है, और उसमें कोई, उसके साथ अगर कोई स्वर आए, तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं कि जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि भो कृष्णम अत्र आगच्छतु, तो इसका मतलब होगा कि जब प्रकृति भाव स्वर संधि आती है, तो जो भी इसका उदाहरण होता है, जो भी इसका संधि का पद होता है, वो ज्यों के त्यों, यानी कि सेम टू सेम, यानी कि ज्यों की त्यों वैसे ही आ जाता है। जैसे इसको समझते, जैसे कि सूत्र मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया कि भो कृष्णा अत्र आगच्छतु, तो ये सेम टू सेम, यानी कि ज्यों का त्यों ऐसे ही इसको हम उतार देंगे। क्या करेंगे? ऐसे ही हम इसको उतार देंगे। तब क्या होगा? यहीं पर ही इसमें प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यहीं पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। ठीक है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो मैं आपको सूत्र के द्वारा बताती हूँ कि जो सूत्र है पिलुत प्रगह अचि नित्यम, तो इसका मतलब होता है कि यह पिलुत स्वर से मिलकर बना होता है, प्रगहम, और अचि यानी कि स्वर से मिलकर बना होता है, और नित्यम यानी कि निश्चित। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब पिलुत स्वर कभी अच, जब पिलुत स्वर अच के साथ आए तो निश्चित ही जो प्रकृति भाव स्वर संधि है, कौन सी? प्रकृति भाव स्वर संधि, प्रकृति भाव जो स्वर संधि है वो ज्यों की त्यों रहती है। कैसी रहती है? ज्यों की त्यों रहती है। मतलब जैसा भी इसमें उदाहरण होता है उसका ज्यों की त्यों उतार देना, ज्यों का त्यों उतार देना। जैसे मैंने आपको बताया कि भो कृष्णम अत्र आगच्छतु, तो जिसका इसका क्या करना? ज्यों का त्यों उतार देना। इसी को कहते हैं प्रकृति भाव स्वर संधि। क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है प्रकृति भाव स्वर संधि। क्या कहते हैं? प्रकृति भाव स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। इसको हम परिभाषा पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी दूसरी परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ। पिलुत प्रगहयपि प्रगह अचि नित्यम। सूत्र क्या था? सूत्र था पिलुत प्रगह अचि नित्यम। तो जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पिलुत और प्रगह वर्ड, पिलुत और जो प्रगह वर्ड होते हैं वो प्रकृति भाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रकृति भाव स्वर संधि कहा जाता है। यदि उसके बाद में यदि जब पिलुत आए या फिर प्रगह आए या फिर प्रगह आए, और इनके बाद में अगर क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही प्रकृति भाव स्वर संधि कहा जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि कोई भी संधि ना होना। क्या होना? कोई भी संधि ना होना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूत्र होता है उसमें क्या है? निश्चित ही प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि में क्या होता है? प्रकृति भाव स्वर संधि में होता है कि ज्यों का त्यों उतार देना, यानी कि प्रकृति भाव का मतलब होता है कि इसमें कोई भी संधि ना होना, अर्थात जो भी दिया है उसको ज्यों का त्यों उतार देना क्या कहलाता है? प्रकृति भाव कहलाता है। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसको संक्षेप में भी देख लेते हैं। तो इसको संक्षेप में कहा जाता है, जैसे पिलुत और प्रगह अच यानी कि स्वर हो तब क्या होता है? प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? प्रकृति भाव स्वर संधि इसमें होती है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा देखते हैं कि यदि पिलुत स्वर के बाद, ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि यदि पिलुत स्वर के बाद, पिलुत स्वर के बाद कोई स्वर आए, क्या आए? कोई स्वर आए तो वहां प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। तो वहां पर क्या होती है? तो वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। ठीक है, होती है या फिर मानी जाती है। क्या होती है? या मानी जाती है। तो इसकी परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं कि यदि पिलुत स्वर के बाद कोई स्वर आए तो वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। ठीक है, अब हम इसको और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण है हरिएतो। क्या है? हरिएतो यानी कि ज्यों का त्यों उतार देना, यानी कि हरिएतो। इसी प्रकार से विष्णु इमे, गंगे अमु। क्या है? ठीक है, क्या है? गंगे यमु यानी कि गंगे यमु, यानी कि ज्यों का त्यों उतार देना। ठीक है, ज्यों का त्यों उतार देना क्या कहलाता है? प्रकृति भाव स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, तो इसको अब हम और अच्छे से जानेंगे कि जो हमने अभी सूत्र पढ़ा, इसमें हमने जाना कि पिलुत प्रगह अचि नित्यम। इसमें हमने पिलुत और अचि यानी कि स्वर के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन जो प्रगह बचा है इसका मतलब अब हम समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब अब हम समझें। ठीक है, प्रगह का मतलब क्या है? तो प्रगह का मतलब है प्रगहम संज्ञा। क्या है? प्रगह संज्ञा। ठीक है, प्रगह संज्ञा।
इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है इदु देद, इदु देद, इदु देद द्विवचन माची, द्विवचन, द्विवचन द्विवचन माची नित्यम। क्या है? द्विवचन माची नित्यम। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र है इदु देद द्विवचन माची नित्यम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को भी हम सूत्र के मतलब को जानते हैं। तो इदु देद का मतलब हो जाएगा इत संज्ञा। क्या होगा? इत संज्ञा। और किससे मिलकर बना है? ऊत से बना है। और किससे? ऊत से और एत। ठीक है, और क्या है? एत। तो इसमें जो, ठीक है, तो इसमें जो इत, उत और एत होता है, तो इसमें जो ता वर्ड होता है उसका क्या हो जाता है? उसका हो जाता है लोप। उसका क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है लोप। ठीक है, तो इसका हो जाता है लोप। और द्विवचन क्या है? द्विवचन, द्विवचन नित्यम। तो द्विवचन का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि जब ई ए, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब ई उ, बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए वर्ण होते हैं, तब वहां पर द्विवचनम क्या होगा? द्विवचनम अच। अच का मतलब क्या होता है? तो अच का मतलब होता है स्वर, और यह निश्चित तौर पे होते हैं। ठीक है, जो सूत्र है, सूत्र क्या था? सूत्र था इदु देद द्विवचन अचि नित्यम। तो इदु का मतलब क्या होगा? इदु देद का मतलब हो जाएगा ई उ ए। द्विवचनम का मतलब द्विवचनम, और नित्यम द्विवचनम का मतलब द्विवचनम, और द्विवचन मची यानी कि अचि, यानी कि क्या होगा? यानी कि इसका मतलब होगा द्विवचन मची का मतलब क्या होगा? मची का मतलब हो जाएगा अचि। क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा अचि, और नित्यम का मतलब हो जाएगा निश्चित। ठीक है, निश्चित। ठीक है, निश्चित। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, दीर्घ ए वर्ण आए द्विवचनम यानी कि द्विवचन में, तब जो स्वर होता है उस वो निश्चित तौर पे क्या हो जाता है? निश्चित तौर पर वह प्रकृति भाव स्वर संधि में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? प्रकृति भाव स्वर संधि में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हरि क्या है? जो विभक्ति रूप होते हैं द्विवचन के, जैसे कि हरि है, विष्णु है, गंगे है, पचेते है, भानु है। भानु का द्वितीय रूपवचन क्या है? भानु का द्विवचन है भानु। ठीक है, जब बड़ा ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ ऊ बन जाता है, तब वहां पर क्या होता है? वहीं पर ही प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। उदाहरण के लिए, जैसे अब हम उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हरि एतौ क्या है? जैसे हरि एतौ क्या है? हरि एतौ। तब क्या हो? जब ज्यों का त्यों परिवर्तित हो जाना, जब संधि विच्छेद का ज्यों का त्यों संधि में परिवर्तित हो जाना, वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो हरि एतौ का क्या हो जाएगा? तो हरि एतौ का ज्यों का त्यों परिवर्तित होकर संधि पदबंध में कन्वर्ट होकर क्या होगा? हरि एतौ आ जाएगा। तो और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है विष्णु इमौ। क्या है? विष्णु इमौ। ठीक है, क्या है? विष्णु इमौ। तो क्या हो जाएगा? विष्णु इमौ। ठीक है, ज्यों का त्यों परिवर्तित किया है ना। ठीक है, तो क्या होगा? विष्णु इमौ। ठीक है, समान यानी कि सेम टू सेम उतार देना, वहां पर होती है प्रकृति भाव स्वर संधि। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि है गंगे अमु। क्या है? गंगे अमु। ठीक है,
क्या है, गंगे अमु। तब ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, गंगे अमु। ठीक है, जब समान रूप से इनका एक साथ में परिवर्तित हो जाना तो वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। उदाहरण और देखते हैं, तो एक उदाहरण है भानु एतौ। भानु एतौ, तो क्या हो जाएगा, भानु एतौ। ठीक है, समान तौर से इसको उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, भानु एतौ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो एतौ वर्ड हैं, जो एतौ हैं, ठीक है, जैसे कि एतौ है, जैसे एतौ है। ठीक है, जैसे एतौ है तो ये एतत् सर्वनाम से मिलकर बना है। ठीक है, एतत् सर्वनाम का ये द्विवचन रूप है। क्या है, एतत् सर्वनाम का ये द्विवचन रूप है, यानी कि सर्वनाम है एतत् का। एतौ क्या है, द्विवचन का सर्वनाम है। ठीक है, इसी प्रकार से इमु। ठीक है, इमु क्या है, तो इमु क्या है, इदम का है। इमु क्या है, इदम सर्वनाम का है। ठीक है, इमु है इदम सर्वनाम का। इसी प्रकार से तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था अमु। ठीक है, क्या देखा था, अमु। तो अमु में कौन सी सर्वनाम से है, तो ये अदम सर्वनाम का है। ठीक है, अदम सर्वनाम से, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके रूप। ठीक है, इसके ये उदाहरण हो गए। उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अच्छे से कि प्रकृति भाव स्वर संधि क्या होती है। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि जब दीर्घ इकारांत, जब दीर्घ इकारांत, उकारांत, दीर्घ इकारांत, उकार तथा एकार, उकार तथा एकार, तथा एकार। ठीक है, जब दीर्घ इकार, उकार और एकार द्विवचन वाची शब्द, कौन से, द्विवचन वाची शब्द, द्विवचन वाची शब्द, द्विवचन वाची शब्द कौन से हुए, जैसे हरि है, विष्णु है। ठीक है, हरि है, विष्णु है, गंगे है, भानु है। तो इनके अंत में, इनके यानी कि द्विवचन शब्द के अंत में, के अंत में, के अंत में कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है। इसमें कोई स्वर आता है तो वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, तो वहां पर तो वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। ठीक है, तो परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। परिभाषा है कि जब दीर्घ इकारांत, उकारांत और एकारांत, जैसे, ठीक है, इकारांत, उकारांत, एकारांत कैसे हैं, तो इसको हम समझाते हैं। तो ये है, ठीक है, क्या है, जैसे ए, ई, उ, भानु। ठीक है, तो जब इकारांत, एकारांत और उकारांत के बाद कोई द्विवचन वाची, यानी कि द्विवचन क्या है, जैसे भानु, जैसे भानु। ठीक है, जैसे भानु है, हरि है, विष्णु है। ठीक है, तो ऐसे शब्द आते हैं और उनके अंत में कोई स्वर आए, उनके अंत में, और उनके अंत में क्या आए, तो इनके अंत में कोई स्वर आए, जैसे, ठीक है, जैसे जब हम इसका पूर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इनके अंत में क्या आए, कोई स्वर आए, तो वहां पर क्या होती है, जैसे द्विवचन शब्द ये हो गया हरि, और जिसमें ए हो, उ हो, ओ हो, ठीक है, क्या हो, ए हो, तब क्या होता है, तब वहां पर प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा प्रकृति भाव स्वर संधि को। किसको, प्रकृति भाव स्वर संधि को देखा। इसमें आज की क्लास में हमने प्रकृति भाव स्वर संधि का सूत्र देखा, जो होता है प्लुत प्रगह अचि नित्यम। तो पहले हमने प्लुत और स्वर के बारे में जाना, उसके बाद हमने इनका उदाहरण देखने के बाद हमने प्रकृति भाव जो प्रगह संज्ञा है उसके बारे में भी अच्छे से विस्तार पूर्वक जाना, और उसके बाद हमने इसके उदाहरण किए। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो है, ठीक है, अब हमारी जो स्वर संधि है, हमारी जो स्वर संधि है, कौन सी,
जो स्वर संधि है वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। किसको पढ़ेंगे? व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। इसके प्रकार को भी देखेंगे, ठीक है। जो संधि चैप्टर है वो आपका काफ़ी लंबा चैप्टर है और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इसीलिए आपको संधि में क्या याद करना है? संधि आपको पता होनी चाहिए, संधि का सूत्र पता होना चाहिए और संधि के उदाहरण और उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको अगर पता होगा तो आप संधि के क्वेश्चन आसानी से निकाल सकेंगे। तो इन क्लासेस को देखने के बाद आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्लासेस को देखें, रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं, जिससे क्या हो, रिवीजन के माध्यम से आप और अच्छे से संधि को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। और क्लास सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।